This call is now being recorded. This call is now being recorded. लक्ष्मी भाई नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक चल रहा है। आपकी कक्षाएं कल से हैं? जी सर पता है। ठीक है ना? हाँ मैं देख रहा हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थी लक्ष्मी सर से नमस्कार करिए। नमस्ते सर। नमस्ते प्रणाम सर जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम सर जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये अरे सर आवाज गूंज रही है। मैंने तो एक ही खोला है। इको हो रहा है क्या? उधर से कैसे हो रहा है? एक लक्ष्मी दी क्या एल जो खोली है उसको ऑफ कर दीजिए। किसका इको किसका हो रहा है? एक पता माइक नहीं ओपन सर। करके रखिए। अभी ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया। नहीं सर। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर जी। जी सर बहुत अच्छे। ठीक है सर अपना बताइए। बस मजे हैं। जी सर। जैसा क्या कहते हैं? आवाज गूंज रही है सर। आवाज अभी क्यों भी गूंज रही है? हो रही है। किसी का माइक खुला है या कुछ है? देखिए अपने आप आपस में सब अपना अपना चेक कीजिए। सर जी आप ही का आवाज गूंज रहा है। मेरी आवाज गूंज रही है? नहीं एक खोली हुई है माइक उसी का आवाज आ रहा है। मेरा तो एक ही खुला है। एल करके किसी का नाम लिखा हुआ है सर वो खोली हुई है। हाँ? अच्छा हेलो सर आपका दोनों अकाउंट खुला हुआ है इसीलिए गूंज रही है। हाँ जी बोलिए। लक्ष्मीधर सर का दोनों अकाउंट खुला है इसलिए गूंज रहा है। अरे भाई आप अभी आ रहे हैं क्या? तो भाई ने जो वीटू मॉल है, लक्ष्मीधर सर का दोनों अकाउंट खोला है। वीटू मॉल के सामने, हाँ? सामने जो रास्ता है ना, उसी रास्ते में स्वीटी फैशन है। हाँ उसी के बगल में।
ठीक है, लक्ष्मीधर सर का हाँ। दोनों अकाउंट खुला है। आप अभी आ रहे हैं क्या? आप अभी आ रहे हैं क्या? हाँ, तो स्वीटी फैशन के पास खड़े होकर के मुझे कॉल कीजिए। हाँ हाँ, वही वही वही। हाँ, आप स्वीटी फैशन के पास खड़े होकर फोन कीजिए। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कोई चिट्ठी आई है, वो डिलीवरी बॉय अभी फोन कर रहा है, क्या करें बताओ। अच्छा, तो हम लोग महिला अंचल के लिए महिला अंचल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने सोचा है कि महिला अंचल का अभी और आगे अध्ययन नहीं करके हम लोग कहानियों पर चलते हैं। MHD3 का आज अंतिम दिन है। तो MHD जो महिला अंचल के बारे में जो भी बातें आपकी समस्याएं होंगी, मैं वचन देता हूं कि किसी दिन मैं आप लोगों का क्लास ले लूंगा, ठीक है, उसकी व्यवस्था कर दूंगा। जी तो सर। हाँ, अभी थोड़ा हम लोग कहानी पर विचार करते हैं, 2-4 कहानियां पढ़ लेते हैं और उसका विश्लेषण कैसे करना है। आपने उपन्यासों का विश्लेषण किया है, अभी कहानियों का विश्लेषण कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप कहानी की जो कहानी विविधा है उसको खोल लीजिए और खंड 4, 5, 6 हाथ में ले लीजिए। संपर्क କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି। सबसे पहले आप खंड 4 लीजिए। खंड 4 में जो पृष्ठ 3 है, देखिए हर खंड में आपके पाठ्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में कुल 13 कहानियां हैं। 13 कहानियां जो हैं, उन 13 कहानियों को 3 खंडों में बांट दिया गया है। जो खंड 3 है, खंड 4 है, उसमें 5 कहानियां हैं। ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद, पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद, कुत्ते की पूंछ, यशपाल, रोज, अज्ञेय। फिर खंड 5 में आपकी 3 कहानियां हैं। कहानियां मतलब कहानियों का विश्लेषण ही इनमें है। जो लंबी किताबें हैं, जो खंड हैं, उन खंडों में उन कहानियों का विश्लेषण है, आलोचना है, ठीक है। तो इसमें है पिता ज्ञान रंजन की कहानी है, तिरिछ उदय प्रकाश और त्रिशंकु मन्नू भंडारी। फिर खंड 6 जो है उसमें 6 कहानियां हैं। चीफ की दावत, भीष्म सहनी, कर्म नाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह, भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई, एक दिन का मेहमान, निर्मल वर्मा, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती,
यह अंत नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो इन 3 खंडों में आप देखेंगे जो शुरू की जो भूमिका है, हर पुस्तक की शुरुआत में भूमिका होती है। तो इन खंडों की जो भूमिका है उसमें संबंधित खंड में जो कहानियां हैं उनका सारांश दिया हुआ है। ठीक है, जैसे उपन्यासों का सारांश उन खंडों में नहीं है, लेकिन कहानियों की जो आलोचना पुस्तकें हैं आपकी, उनमें भूमिका में आप देखिए खंड 4 मैं खोल कर बैठा हूं। खंड 4 में देखिए जो विवरण पृष्ठ है, उसके बाद खंड परिचय लिखा है। उसमें मैं जिसको भूमिका बोल रहा हूं, खंड परिचय मतलब इस खंड के बारे में वो बता रहे हैं। इसमें खंड, इसमें देखिए पृष्ठ संख्या 3 है, वो इकाई 14 ठाकुर का कुआं। ठीक है, ठाकुर का कुआं जी सर। कहानी के बारे में पूरा सारांश उसमें संक्षेप में दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अगले पृष्ठ में देखिए पृष्ठ 4 पर पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, उस कहानी का सारांश उसमें दिया हुआ है। फिर इकाई 17, बापा को डाकिलू, बापा को डाके सुनो सुनो शुण शुण टिके टिके रही जा। से गोटे चिट्ठी कौन मोर आई, क्लास छाड़ी जाई परिबिनी। से पाटी पाटी करनी, से सुईटी फैशन पाखे से आसब, से कौन चिट्ठी दब नहीं आसब, दस्तखत करदब है। हाँ यही सुईटी फैशन न से फोन कर मत, तुमको टिके रही जा टिके से आस। हाँ मु तुम टे था मुझे फोन कल। हाँ हाँ रही जा टिके रही जा। तो इसमें आप देखिए पृष्ठ 3 पर, पाटिकल नहीं, तो पृष्ठ 3 पर देखिए, शुणु शुणु से गोटे चिट्ठी आसो मोर जे मु क्लास छाड़ी जाई परिबिनी सुईटी फैशन पाखे। हाँ यही ना रही जा 10-15 मिनट आसले चिट्ठीटा नहीं आसबू ताठू। इसमें देखिए ये आधुनिक कहानी की शुरुआत होती है, हिंदी आधुनिक कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के प्रारंभ में। 20वीं सदी का मतलब कितना, कौन बताएगा? अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। कौन बोलेगा? 21वीं सदी। 21वीं? जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, तो 20वीं सदी कौन सी है? जो सर 12-13 होगा। हाँ जी सर। क्या शताब्दी, सदी मतलब शताब्दी। ये 1900 सर कुछ होगा, 1900 से लेके 1999 तक। हाँ 1900 से लेकर के 2000 तक। जी सर। 2001 से फिर 21वीं सदी शुरू होती है। जी सर। ठीक है ना। तो 20वीं सदी जो है मतलब 1900 जो ईसाई आफ्टर डेथ एडी, हाँ, तो उस हिसाब से 1900 से ताला पकड़ी होगी मेरा हाँ। तो 1906 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से 1906 में सरस्वती पत्रिका शुरू हुई और उस पत्रिका ने आधुनिक कहानी के विकास को बढ़ाया। उससे पहले जो कहानियां होती थी वे कहानियां जैसे जातक कथा, पंचतंत्र, अगड़म बगड़म, ये जो जितने मतलब शास्त्र आधारित या लोक कथाओं के आधार पर जो कहानियां होती थी
वही सब होती थी। और उससे पहले जो बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी कहानी संग्रह उसके पहले हुए हैं, जो उनमें सिर्फ शास्त्र आधारित कृष्ण राम या मतलब जो महापुरुष हैं, आध्यात्मिक महापुरुष, उनके बारे में वो सब कहानियां होती थी। लेकिन आधुनिकता के अर्थ में हिंदी कहानी का प्रारंभ होता है सन 1900 से शुरू मानते हैं, लेकिन वास्तव में 1906 जो है, 1906 से ये आधुनिक हिंदी कहानी की शुरुआत होती है सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो उसके बाद 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है उसने कहा था, वह कहानी छपी जो आधुनिक कहानी के विकास क्रम में एक मील का पत्थर साबित हुई। वो कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी को आधुनिक हिंदी कहानी का आगाज मानते हैं। यहाँ पर ये जो इकाई 14 का जो थोड़ा सा दिया है, उसके बाद उसी में जो इसका ठाकुर का कुआं कहानी जो है प्रेमचंद की, उसका सारांश दिया हुआ है उसमें। उसके बाद 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी छपी। फिर एक साल बाद प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर, वो कहानी छपी। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसको देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए, आधुनिक हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर आता है। तो इसकी तैयारी आप लोग करेंगे। तो अभी हम लोग कहानियों की ओर चलते हैं। ये जो वो कहानी विविधा खोलिए। कहानी विविधा में ठाकुर का कुआं प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका जिक्र मैं गोदान पढ़ाते समय मैंने कई बार किया है। प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में आपने अध्ययन कर ही लिया है गोदान के अध्ययन के समय, इसलिए उसको दोहराना अनावश्यक समझता हूं। अगर कोई शंका होगी तो मैं ग्रुप में आप लोगों को समाधान कर दूंगा। कौन है, रानी है क्या? आप लोग इसमें डाल दीजिए, थोड़ा लिंक डाल दीजिए ग्रुप का। डाल देते हैं सर, 2 मिनट। हाँ, तो उसके बाद ये कहानी जो है बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन अत्यंत मार्मिक कहानी है। ठाकुर का कुआं, शीर्षक से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि ठाकुर और कुआं जो है पेय जल का मुख्य स्रोत है। आजकल नल घर घर में नलों की स्थापना हो गई है, लेकिन हमारे बचपन में हमने कुएं से ही पानी खींचकर पिया है। बगीचे में कुछ सब्जियां उगाते थे, कुएं से पानी खींचकर ही उसको सींचते थे। तो कुआं जो है वह जीवन रक्षक एक उपादान है, जहां से पानी लेकर हम लोग नहाते हैं, भोजन पकाते हैं, अपनी रोजमर्रा पानी की जरूरत कुएं से ही हम लोग पूरा करते हैं। लेकिन ठाकुर शब्द
से पता चलता है कि ये कोई जातिवाद पर शायद ये कहानी होगी, नहीं तो ठाकुर क्यों लिखा गया। और ठाकुर का कुआं मतलब ठाकुर के कुएं से जो दलित जातियां हैं, तथाकथित दलित जातियां हैं, उनको पानी लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है। जो उच्च वर्ग के लोगों के पास जो कुएं होते हैं, उनसे ये छोटी जाति के लोग पानी नहीं ले सकते। वे पानी लेंगे तो वो कुआं जो है अपवित्र हो जाएगा, वो पानी अपवित्र हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की बातें बहुत चलन में थी। आपने धरती धन अपना उपन्यास में भी देखा किस तरह है जो चमादड़ी, चमारों की बस्ती का कुआं बाढ़ में डूब जाता है। उसमें तमाम गंदगी बाढ़ के पानी के साथ बहकर कुएं में चला जाता है और कुएं के पास कमर तक पानी, कुएं से ऊपर, हाँ, कुएं का जो जगत है, जगत से भी पानी डूबकर कमर तक पानी आ गया था और गांव वालों ने, किसी ने उन्हें पानी लेने नहीं दिया, जिसके कारण उन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी। तो ये जो बात है, यह घूम फिर कर पिछली शताब्दी के जितने रचनाकार हैं, आधुनिक रचनाकार, उनकी रचनाओं में यह पानी की समस्या, कुएं की समस्या बार बार आती है और दलित जातियां किस प्रकार कष्ट झेलती हैं पानी के लिए, पीने के पानी के लिए, उसका जिक्र होता है। यहाँ इस कहानी में प्रेमचंद एक कहानी उन्होंने लिखी है जिसका नायक है जोखू। देखिए, कहानी और उपन्यास में जो अंतर है वो आप लोगों को पता है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपन्यास और कहानी में अंतर। ये MSD 3 में उपन्यास और कहानी विषय है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आएगा कि उपन्यास और कहानी में अंतर क्या है। ये मैं पहले बता देता हूं ताकि आपको इन कहानियों का अध्ययन करने में आसानी होगी। दलित समस्या पर आपने उपन्यास पढ़ा है, आपके पाठ्यक्रम में वो था धरती धन अपना। उसी समस्या पर यह कहानी है। फर्क क्या है? उपन्यास और कहानी, इनके तत्व जो हैं, आप लिखिए। तत्व है पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण। लिख रहे हैं ना? एक बार फिर बोल दीजिए ना क्या। पात्र, देश काल, वातावरण। हाँ, मैं क्लास में हूँ। हाँ, काट दो उधर से। तो पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल, वातावरण, संवाद, ठीक है, भाषा शैली, ठीक है, और प्रतिपाद्य। से बोलिएगा। ये मुझे परेशान कर रहे हैं बेटा आज। हाँ बापा, शुण टिके पलि आस आगु को गोटे भंगा घर अच्छी। दुईटी फैशन रे बाँ पटे देख, टिके गोटे भंगा घर अच्छी। सुईटी फैशन जो अच्छी
ସେଇଠି ଦିଟା ଘର ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ପଟେ ତ ସୁଇଟି ଫସନ ପଟେ ଗଳି ଭିତରକୁ ପଶିବନି, ଗଳିକୁ ଯିବନି, ସେଇ ରୋଡରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦୁଷିବ ସେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେଇଠି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦିଟା ଘର ଛାଡିକିରି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି ଦେଖ। हाँ सही घरटा मोर। आस आस 1 मिनट बेटा। मीरा, मीरा, मीरा। जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी वो चले गए। ठीक है, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो पात्र, चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, संवाद। जी सर, भाषा शैली और प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य। जी सर, उसके बाद शीर्षक। ठीक है। जी सर। अब देखिए इसमें उपन्यास और कहानी में क्या फर्क है। सर भाषा शैली के बाद क्या बोले थे? हाँ, भाषा शैली लिखो। मैं क्रमवार नहीं बोल रहा हूँ, मैं मुझे जो याद आता है बोल देता भाषा हूँ। शैली के बाद देश काल। देश काल। प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य। आप लोग फिर से, मैं बोल देता हूँ एक एक करके, आप लोग टिक मारते जाइए। पात्र, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, फिर देश काल वातावरण, संवाद, और क्या बोला था? प्रतिपाद्य, शीर्षक शीर्षक और शीर्षक। हो गया ना सब? अच्छा, इसमें जी सर। पात्र में क्या होता है? उपन्यास में बहुत सारे पात्र हो सकते हैं। कहानी में 2-4 लोगों को ही लेकर के कहानी लिखी जा सकती है। ठीक है, पात्रों की संख्या बहुत अनगिनत भी हो सकती है। उपन्यास में, कहानी में गिने चुने पात्र ही हो सकते हैं, अधिक से अधिक 4-5। ठीक है, हो गया। चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण जो है उपन्यास में व्यापक होता है, कहानी में संक्षिप्त होता है। क्यों? एक ही पात्र में कई प्रकार के गुण हो सकते हैं, विरोधाभासी गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे होरी के चरित्र में आपने देखा कि वह न्यायप्रिय है, दिल का सच्चा है, सरल व्यक्ति है, लेकिन बांस जब बेचता है वह 5 रुपया सैकड़ा बेईमानी करने की कोशिश करता है। परिस्थितिवश किसी व्यक्ति का चरित्र नहीं बदलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है उसके जीवन में जबकि उसके चरित्र में कुछ स्खलन दिखाई देता है। यह जो विरोधाभासी चरित्र
उपन्यास में उसका वर्णन हो सकता है, लेकिन कहानी में ऐसा संभव नहीं है। आई बात समझ में? चरित्र चित्रण में एक व्यक्ति के चरित्र के सारे जो पहलू हैं उसको उजागर किया जा सकता है उपन्यास में, लेकिन कहानी में उसके जीवन के, उसके चरित्र के सिर्फ एक ही पहलू को दर्शाया जा सकता है। हो गया? समझ गए मेरी बात चरित्र चित्रण के बारे में? अच्छा, एक बिंदु और मैं नहीं बोला, कथानक मैं नहीं बोला हूं, लिख लीजिए उसमें जो तत्वों में, ठीक है? तो चरित्र चित्रण समझ गए। चरित्र चित्रण एक व्यक्ति का चरित्र जो है, एक पात्र का जो चरित्र है वो है उपन्यास में, जैसे वही फिर गोदान ले लीजिए, मालती का स्वभाव कैसा है? शुरू में वो स्वार्थी दिखती है और मुक्त इच्छा शक्ति से काम करती है। धीरे धीरे उसका जीवन संयत होता है और वह उतनी उच्छृंखलता उसके जीवन में नहीं रहती और वो सेवा में बिल्कुल लीन हो जाती है, ठीक है? और अलग अलग लोगों, पुरुषों के प्रति उसका जो आकर्षण वह भी सीमित हो जाता है मेहता के साथ, ठीक है ना? तो जो चरित्र का थोड़ा बहुत परिवर्तन जो होता है वो उपन्यास में संभव है, कहानी में संभव नहीं है। फिर देश काल वातावरण, अब देख लीजिए, ये इसमें 3 शब्द हैं, देश, काल, वातावरण। देश का मतलब क्या? घटनाएं जहां घटित होती हैं वो हो गया देश। तो उपन्यास में एक बहुत बड़े भूखंड, यहां तक कि संपूर्ण देश के कई शहरों, गांवों, कस्बों का वर्णन हो सकता है, लेकिन कहानी में यह संभव नहीं है। कहानी में सिर्फ 1 या 2 गांवों की कथा हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकता। आप देखिए, उसने कहा था जो कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसका जो देश काल वातावरण, उसमें जो देश का वर्णन है, शुरू में लखनऊ का, वो जो जहां ये रहते थे उस गांव का वर्णन है। फिर दृश्य परिवर्तन हो जाता है, कहाँ? युद्ध भूमि। फिर दृश्य परिवर्तन होता है, वो जो लहना सिंह जो था, जो मारा गया युद्ध भूमि में, उसका गांव, मतलब 3 स्थानों का वर्णन है। तो ये जो कहानी है ये बिल्कुल लिख से हटकर है, पहली कहानी है, लेकिन इसमें एक व्यापक क्षेत्र का वर्णन है। फिर भी 3 जगहों में सिमटी हुई है कहानी, लेकिन उपन्यास के क्षेत्र में वह बहुत व्यापक क्षेत्र को समेट सकता है। देश, फिर काल जो है, उपन्यास में एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन हो सकता है, या बहुत बड़ा कालखंड, 30-40 वर्ष, मतलब एक पीढ़ी। ये पीढ़ी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इतिहासकार एक पीढ़ी के लिए 40 वर्ष का हिसाब करते हैं। इंसान, या लिख लीजिए, इंसान
जीता है 60 साल, कम से कम 60, 80, 100 साल तक जीता है। लेकिन उसकी जो गतिविधियां हैं वह 40 वर्षों तक गतिविधियां होती हैं। तो इसलिए एक पीढ़ी को 40 वर्ष हिसाब करते हैं। जैसे आपको एक ग्रंथ का नाम बताता हूँ, राजमाला, जो त्रिपुरा राज्य की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिस तरह से राजतरंगिणी है, कश्मीर के महर्षि ने लिखा है। किसने लिखा है, कौन बोलेगा? राजतरंगिणी का लेखक कौन है? कलहन। महर्षि कलहन। वे ब्राह्मण थे या क्या थे? महर्षि कलहन क्या थे? वे राजपूत थे, डोगरा राजपूत। लेकिन संस्कृत पर उनको गहरी पकड़ थी और उन्होंने राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी, कश्मीर के शासकों के बारे में उन्होंने संस्कृत में काव्य लिखा है। भगवान राम के बच्चे जो कुश, लव और कुश, ठीक है, वह सब वो उधर जो था वो कुश का साम्राज्य था। कुषाण जो है वो कुश के वंशज हैं। तो कुश का साम्राज्य उधर से था। वहां से शुरू करके मतलब बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उसमें कालक्रम खंडित है। उसमें वर्णन है कि वहां के राजागण, आजकल जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उस समय उसको कामरूप बोलते थे। जो त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये समूचा क्षेत्र जो है वो कामरूप के रूप में जाना जाता था। वहां से उनके वैवाहिक संबंध थे। दक्षिण भारत से भी वैवाहिक संबंध थे। मतलब संपूर्ण जम्बूद्वीप एक था एक तरह से, और उनका आपस में आना जाना लगा रहता था और नाते रिश्तेदारी भी वो निभाते थे। ठीक है ना। उसी तरह से ये त्रिपुरा के राजाओं की राजमाला है। उसमें 40 वर्ष 300 राजाओं का वर्णन है। शायद मैं भूल रहा हूं, तो गुणा 40 कर दीजिए। अब हजारों वर्षों का इतिहास, राजनीतिक इतिहास उसमें बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। तो ये जो 40 वर्ष का, ये जो विद्वान मानते हैं कि एक पीढ़ी 40 वर्ष, मतलब अगर 30 राजा हुए तो 30 गुणा 40 बराबर कितना, 1200 वर्ष। ठीक है ना। इस तरह से हिसाब होता है। तो ये जो कहानी है, कहानी में 1-2 घंटे या 2-4 वर्ष की कथा हो सकती है। उसने कहा था कहानी में, वो जो नायक और नायिका, वे छोटे बच्चे थे, दूध लेने जाते थे वाले के यहाँ या किसी दुकान से लेने जाते थे। तो रास्ते में मिलते थे। वो लड़की भी जाती थी, ये लड़का भी जाता था। लड़का थोड़ा बड़ा है तो शरारत करता था लड़की से। वो पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब सगाई। छोटी सी बच्ची है, उसको छेड़ता था ये, तेरी कुड़माई हो गई? तो वो लड़की बोलती थी धत, बोलकर भाग जाती थी। फिर बड़ा कालखंड चला जाता है। ये लड़का बड़ा, मतलब वो कहानी में उसका वर्णन नहीं है। कहानी में इतना ही वर्णन है बस, तेरी कुड़माई हो गई धत। ये एक दृश्य हो गया। फिर युद्ध भूमि में सीधे जाते हैं।
वहाँ पलटन अफसर आता है, ये हाँ सिगरेट पीता है, ये ये जो ये लड़का, हाँ मैं भूल रहा हूँ पात्रों का नाम, वो उसको पकड़ लेता है कि ये दुश्मन का जो साहब है, ये दुश्मन का साहब सरदार जी की पगड़ी बांधकर हमारा चीफ बन करके, मतलब जो कैप्टन वगैरह होते हैं वो तो पलटन के साथ नहीं रहते हैं ना, वो आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। तो इंस्पेक्शन करने के बहाने वो आता है और वो सिगरेट खींचता है, तब इसको पता चल जाता है कि ये हमारा आदमी नहीं है। ये आदमी क्यों ना, सिख तो सिगरेट नहीं पीते, समझ गए ना, सिख सिगरेट नहीं पीते। आप ध्यान दीजिए, सिखों को उनके उसमें मना है, उनके गुरुओं ने मना किया है सिगरेट, क्योंकि दाढ़ी मूछ रखते हैं तो सिगरेट पीना मना है उनको। तो ये दाढ़ी मूछ है, पगड़ी बांधा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है और वो लहना सिंह को दिखा रहा है सिगरेट, तुम खींचो। तो समझ गया कि ये तो कोई भेदिया आया है तो दुश्मन वाला। तो फिर ये नई कहानी गढ़ता है कि साहब आपको याद है हम लोग जब फलाना उसमें शिकार करने गए थे, नील गाय का शिकार किया हम लोग, आपको याद है? कितनी बड़ी बड़ी सींगें उनकी, आपको याद है ना? तो वो पलटन सोचता है कि भाई ये तो मुझे अपना समझता है, वो हाँ हूँ करता है, बड़े बड़े सींग मैंने हमारे घर में, मेरे घर पर मैंने उसको सजा कर रखा है। तब इसके मन में जो संदेह था वो और पुख्ता हो गया। नील गाय की तो सींग होती ही नहीं है, नील गाय की सींगें होती ही नहीं है। तो नील गाय के शिकार के लिए गए, उनकी सींगों को इसने अपने घर में सजा रखा है, इसका मतलब है वो भारतीय ही नहीं है, नील गाय देखी नहीं है उसने। तो फिर वो अपने लोगों को बचाता है और उसको मार डालता है, वो जो आया है, इस तरह से है। तो उसने कहा था, फिर वो जो मारा जाता है, जो उसका साहब मतलब सीनियर, पलटन में एक होता है इंस्पेक्टर होगा, एक ये लोग हवलदार होंगे। ये लड़का हवलदार था और इनका जो सब इंस्पेक्टर था वो मारा गया। तो मरते हुए वो बोलता है कि सरदारनी को खबर देना, हाँ उसने जो कहा था हमने कर दिया, ऐसा कुछ वो कहानी है, मुझे कहानी याद नहीं आ रही है। फिर वो उस खबर को देने के लिए लहना सिंह, लहना सिंह कौन, जो मारा गया? हाँ जो हीरो रहता है उसका नाम है लहना सिंह। 9 वर्ष की रहती है लड़की, 12 वर्ष का लहना सिंह रहता है। तेरी गुड़माई हो गई पूछता है तो वो बोलती धत। और फिर वो मिलिट्री में भर्ती होते हैं। तो फिर जब उसका फिर बात का सीन दिखाया है कि शादी हो जाता है, तो देखता है कि उसका सूबेदार नहीं है, उसका हस्बैंड सूबेदार है। तो लोग जंग के लिए जाते रहते हैं, तो सूबेदारनी बोलती है, उसका सूबेदार है, उसका पुत्र भी जाते रहता है। तो सूबेदारनी लहना सिंह को बोलती है इनका ख्याल रखना। तो लास्ट में जब जंग में होता है तो सूबेदारनी का बात रखने के लिए सूबेदार को भी बचा लेता है, उसका पुत्र को भी बचा लेता है और खुद रह जाता है, खुद देश के लिए अपना जान कुर्बान कर देता है। तो जो सूबेदारनी बोली थी उसको बचा लेना, उसने कहा था, वो पूरा किया लहना सिंह। तो ये चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें देश और काल बहुत लंबा है। उसने कहा था कहानी में, जो कर्म क्षेत्र है बहुत लंबा है, विस्तृत है, और जो काल है वो भी बहुत लंबा कालखंड है। और वातावरण गांव का इनका वातावरण था, फिर युद्ध भूमि का वातावरण आ गया। तो वातावरण में भी बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा फर्क है। तो अक्सर कहानियों में ये जो तत्व इस तरह के उसने कहा था में जो तत्व हैं वैसा नहीं मिलता, लेकिन उपन्यास में
कई प्रकार के लंबा कालखंड भी होता है, कर्म क्षेत्र भी, जो कार्य व्यापार का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है, और परिवेश भी अलग अलग प्रकार के, कोई वेश्यालय का दृश्य होगा, कहीं नाटक उटक हो रहा होगा, कहीं खेत के दृश्य होंगे, कहीं कारखाने के दृश्य होंगे, कहीं हड़ताल का दृश्य होगा। इस तरह से कई प्रकार के दृश्य मिल सकते हैं, देश काल वातावरण। फिर एक है कथानक, मैं भूल गया था बोलने के लिए, कथानक। कथानक जो है वही देश काल वातावरण के आधार पर, कथानक जो है बहुत बड़ा हो सकता है, और उसमें कई पात्रों को लेकर के कई प्रकार की समस्याओं का जिक्र हो सकता है। कथानक समस्याएं जितनी अधिक होंगी, कथानक का विस्तार उतना ही अधिक होगा। तो कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के कथानक का गठन होता है, किसमें? उपन्यास में। लेकिन कहानी में, कथानक में बहुत संक्षिप्त 1 या 2 समस्याओं का ही जिक्र होता है। ठीक है। फिर और क्या था? संवाद। संवाद जो है यह भाषा शैली के अधीन आता है। भाषा शैली मैंने लिखाया था, और संवाद, इनको मिलाकर आप लोग समझिए, लेकिन लिखेंगे अलग अलग। भाषा शैली में उपन्यास में कई प्रकार की भाषा मिल जाएगी। जो शहरी पात्र है, जो देहाती पात्र है, जो पढ़ा लिखा पात्र है, ठीक है, राजनीतिज्ञ हैं, उनकी सबकी भाषा अलग अलग हो सकती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रजिस्टर। अंग्रेजी में उसको रजिस्टर बोलते हैं। जो बोली, अलग अलग प्रकार की बोली है। एक अनपढ़ व्यक्ति की बोली, मतलब बोलने का जो शब्द संयोजन, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के शब्द संयोजन से अलग होगा। अनपढ़ व्यक्ति की जो भाषा होगी वो बेतरतीब होगी, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान वो जो वाक्य बोलेगा वो थोड़ा सा पुस्तकीय भाषा बोलने का आदी हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये भाषा शैली। और संवाद का मतलब है कथोपकथन। कथोपकथन, आपस में वार्तालाप जो होता है। कहानी में वार्तालाप कम होता है, लेकिन उपन्यास में वार्तालाप बहुत अधिक हो सकता है, तो कथोपकथन है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, संवाद। फिर उसके बाद क्या आया है? शैली। शैली जो है, शैली कैसी कैसी होती है? एक वर्णनात्मक शैली, एक होता है संवादात्मक शैली, ठीक है ना। एक होता है मनोवैज्ञानिक शैली, मतलब समस्याओं को उभारने के लिए लेखक क्या करता है? मनोवैज्ञानिक ढंग से, परोक्ष रूप से, व्यंजना शक्ति के माध्यम से वो समस्याओं को उभारता है, उसका समाधान सुझाता है। यह है मनोवैज्ञानिक शैली। वर्णनात्मक शैली में सीधे सीधे वर्णन कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है, ठीक है ना। और एक है संवादात्मक शैली, मतलब पत्र शैली। हाँ, पत्र शैली, पत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है स्टोरी। ठीक है। पत्र शैली आधुनिक प्रयोग है, मतलब अत्याधुनिक प्रयोग है। तो कई उपन्यासों में पत्रों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो चीजें हैं, वर्णनात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली, संवादात्मक शैली। पत्र शैली में उपन्यास नहीं लिखा जा सकता, उसमें पत्र के रूप में कुछ इसका क्या कहते हैं, घटनाओं का जिक्र हो सकता है, और संवाद कहानी लिखा जाएगा। और संवाद शैली में क्या होता है? लोगों के आपसी बातचीत से घटनाओं का पता चलता है।
और वर्णनात्मक शैली में लेखक स्वयं वर्णन करता जाता है, जो शैली आपको प्रेमचंद में मिलती है। जैसे इसमें आपको रेणु का जो मैला अंचल, ये भी उसमें वर्णन ही है, और लेखक पात्रों के बारे में परिचय देते हैं स्वयं। लेकिन अत्याधुनिक विचार यह है कि लेखक को पात्र के बारे में अपनी ओर से कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। घटना प्रवाह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, पात्रों के क्रियाकलाप से उसका चरित्र स्पष्ट होता जाएगा। तो इसको दोष माना जाता है जब लेखक बोल देता है कि ये मालती पढ़ी लिखी आधुनिक ये है, एक है व्यंग्यात्मक शैली भी एक है, व्यंग्य के माध्यम से कहानी लिखी जाती है। आपको इसमें मिलेगा ये जो भोलाराम का जीव जो हरिशंकर परसोई, हरिशंकर परसाई, उसमें आपको व्यंग्यात्मक शैली मिलेगी। तो आपके पाठ्यक्रम में हर प्रकार की कहानियाँ एक एक करके दी हुई हैं। और मुझे कभी मौका मिलेगा, पिछली बार जो कक्षाएं हुई थी उसमें मैंने बताया था कि जो निबंध, कहानी, नाटक और रिपोर्टाज, संस्मरण, ललित निबंध, इनमें आपस में क्या फर्क है, एक मैंने सारणी बनाकर दी थी विद्यार्थियों को। तो आपको संक्षेप में इन सभी विधाओं में क्या फर्क है, आपको 1-2 घंटे के अंदर मैं बता दूंगा। वह सारणी आप अपने बना के रखेंगे, पढ़ के चले जाएंगे परीक्षा में, और कथानक जो सारांश थोड़ा थोड़ा याद है तो आप लिख देंगे बढ़िया से। एक संक्षिप्त तैयारी कैसे होती है उसके मास्टर हैं हम। तो और क्या बाकी रह गया लक्षण में? शीर्षक, प्रतिपाद्य में यह होता है कि हर रचनाकार का अपना एक आदर्श होता है, उसके मन में कुछ सोच होती है। हाँ, और लिखिए अंत, दुखांत या सुखांत, ठीक है, वो भी लिखिए। उपसंहार, मतलब कहानी या उपन्यास का उपसंहार कैसा होता है वो लिख लीजिए। तो उसमें क्या बोल रहा था? प्रतिपाद्य जो है वो है हर रचनाकार की अपनी एक सोच होती है, वो अपनी रचना के माध्यम से क्या स्थापित करना चाहता है, मतलब रचना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। वो है उपन्यास में उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन कहानी में उद्देश्य में भी संक्षिप्तता आ जाती है। सिर्फ 1 या 2 समस्याओं का समाधान न भी सुझा सके तो समस्याओं को उजागर करना और पाठक को उससे द्रवित करना, यह उद्देश्य प्रतिपाद्य होता है। फिर और क्या रह गया? शीर्षक जो है यह हर रचना का एक मुख्य तत्व होता है। बिना शीर्षक के कोई रचना नहीं हो सकती। शीर्षक देने के कई प्रकार के मतलब तरीके हैं। जैसे आपने देखा, ये कहानी है ठाकुर का कुआं। शीर्षक देखते ही आपको पता चल जाता है कि यह कहानी जातिवाद पर आधारित होगी। कोई उच्च वर्ग का ठाकुर है, उसका एक कुआं है, उसमें से पानी हरिजन व्यक्तियों, लोगों के द्वारा लिए जाने की समस्या पर यह कहानी लिखी गई होगी, और उसी के लिए जो संघर्ष होगा उसका वर्णन होगा। ये बात दिमाग में आ जाती है शीर्षक से। लेकिन जैसे जैसे गोदान उपन्यास में शीर्षक से ही पता चल जाता है
के उपन्यास गाय के बारे में होगा, हाँ, गाय बैल गोवंश के बारे में होगा, और अंत गोदान, मृत्यु के समय गोदान करते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति के मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वर्णन इसमें होगा, पता चल जाता है। और यह उपन्यास दुखांत होगा। गोदान, गोदान तो मृत्यु से संबंधित है ना, इसलिए यह उपन्यास दुखांत होगा, इसका पता चल जाता है गोदान शीर्षक से। जी सर। हाँ बोलो। जी सर। हाँ, जैसे धरती धन न अपना, धरती धन न अपना शीर्षक भी अपने आप में स्पष्ट है कि इस उपन्यास में जो जमीन है, जमीन की मलकियत, मालिकाना स्वत्व के बारे में कुछ विवाद है। जो व्यक्ति उसका उपयोग करना चाहता है वह जमीन पर उसका अधिकार नहीं है। यह एक त्रासदी है जिसका वर्णन इस उपन्यास में होगा। कालीचरण पुरखों से उस पर रह रहा है, लेकिन वो गांव वाले बोलते हैं कि यह ठाकुरों की जमीन है, तुम जब तक चाहो रह सकते हो, लेकिन अगर छोड़ दिया तो गांव वालों की जमीन हो गई, यहाँ पक्का मकान मत बनाओ। ठीक है, लेकिन सूखा बरगद प्रतीकात्मक है। सूखा बरगद का जो शीर्षक है वो प्रतीकात्मक है। जी जी। उससे पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन इतना एहसास जरूर हो जाता है कि बरगद तो कभी सूखता नहीं है, तो बरगद सूख कैसे गया? इसका मतलब है कोई जीवंत संस्कृति या जीवंत समाज के पददलित होना या क्या कहते हैं पतन होने के बारे में इस उपन्यास में कुछ बातें होंगी। थोड़ा सा ही एहसास कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते प्रतीकात्मक शीर्षक से। ठीक है ना? और कई होते हैं मतलब उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब अंत पूरी कहानी या पूरा उपन्यास पढ़ लेंगे उसके बाद ही कुछ आप समझ पाएंगे कि इसमें शीर्षक का मतलब क्या था। ठीक है, तो शीर्षक में आप ये 2-3 चीजें आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिस कहानी या उपन्यास के शीर्षक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा लिखेंगे कि कहानी का शीर्षक उपयुक्त है या नहीं। कहानी के आधार पर इस जो उपन्यास या कहानी आपने पढ़ी उसके कथानक के आधार पर शीर्षक उपयुक्त है या नहीं, इस पर आप विचार करके लिखेंगे। और क्या बाकी रहा? कथानक। कथानक तो बोल दिया। कथानक जो है वह देश काल वातावरण के आधार पर विस्तृत हो सकता है उपन्यास में, और कहानी में बहुत ही संक्षिप्त हो सकता है। और कहानी में कुछ कथानक में प्रतीकात्मकता हो सकती है, मतलब सीधे सीधे समस्या को उजागर नहीं करके परोक्ष रूप से कुछ समस्याओं के प्रति संकेत भर कर दिया जाता है, मात्र संकेत। तो अब ये सारे तत्व हो गए ना कहानी और जी सर। उपन्यास। सर मेरी एक प्रश्न है, क्या मैं पूछूं? मेरी नहीं, मेरा प्रश्न है। जी सर। सर हाँ, क्या बोलो। हम ये कह सकते हैं कि जो भी उपन्यास है, क्या मतलब उसकी जो संक्षिप्त रूप को हम कहानी कह सकते हैं या फिर नहीं? कह सकते हैं। लेखक ने कहानी नहीं बोला, लेकिन आप जब उसका सारांश लिखते हैं, अगर वह जी सर। सारांश स्वयं संपूर्ण लगता है, हाँ, जी सर। तो कथानक के बदले कहानी, इस उपन्यास की कहानी इस प्रकार आप बोल सकते हैं।
लेकिन जी सर। उसमें क्या है कि काफी चीजें छूट जाएंगी। आप उपन्यास की कथा को आप कहानी के रूप में सारांश करेंगे तो जो प्रासंगिक कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, वो प्रसंग छूट जाएंगे, तो उसको हम लोग कहानी नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना? जी सर। लेकिन यदि आप उसको समेट सकते हैं तो मुख्य कथा जो है, मुख्य कथा के इर्द गिर्द ही तो घूमते हैं बाकी जो पार्श्व कथाएं। तो जैसे कहानी के मतलब संग्रह को तो फिर संकलन कहेंगे ना, उपन्यास तो बोलना ही गलत होगा। नहीं, गलत होगा। उपन्यास कैसे कहेंगे? वो तो भाई अलग अलग। संकलन ही कहेंगे। हाँ, संकलन कहलाएगा। कई कहानियां अगर हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग अलग शैली, लोगों की कहानियां। एक शैली ऐसी भी हो सकती है उपन्यास की, ये मेरे दिमाग में अभी आई है। ठीक है, जब ये प्रश्न पर हम लोग विचार कर रहे हैं तो उपन्यास की एक शैली ऐसी भी हो सकती है जिसे हम कहानी संग्रह भी कह सकते हैं, उपन्यास भी कह सकते हैं। कैसे कि एक व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए वो आत्मकथा लिख रहा है, ठीक है, तो आत्मकथा धारावाहिक रूप में कैसे लिखेगा? उसके बाद मैं वहां गया, उसके बाद वहां, उसको तो अध्याय करना पड़ेगा ना, अलग अलग अध्याय में बांटना पड़ेगा। तो अलग अलग अध्याय जो है अलग अलग देश काल वातावरण के आधार पर, समस्याओं के आधार पर छोटी छोटी कहानियों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो उन कहानियों को जब वो इकट्ठा कर लेता है तो वह उसकी जीवनी बन जाती है। लेकिन उपन्यास के क्षेत्र में मान लीजिए वो आत्मकथा नहीं है या किसी की जीवनी भी नहीं है, काल्पनिक उपन्यास लिख रहा है, बात एक ही है, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस यद्यपि ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन हम अपनी कल्पना से एक महापुरुष पैदा करेंगे, ठीक है, और एक आदर्श जननायक के रूप में उसका वर्णन करते जाएंगे जन्म से मृत्यु तक, और उसको हम लोग लिखते जाएंगे अलग अलग कहानियों के रूप में, जिसको अलग से आप एक एपिसोड, एक जो मतलब घटना को ले लिया तो वो स्वयं संपूर्ण एक कहानी के रूप में दिखाई देती होगी। उसको जब इकट्ठा कर देंगे तो वह लगेगा जैसे एक उपन्यास है। तो जीवन चरित्र को हम उपन्यास के ही कैटेगरी में रख सकते हैं सर? जीवन चरित्र की अलग अलग शैली है, तो उपन्यास की शैली में अगर लिखा गया होगा तो वो उपन्यास का दूसरा रूप है। जीवन चरित्र जो है वह है उपन्यास। देखो, उपन्यास में रोचकता होती है, जीवन चरित्र में वह रोचकता नहीं होती, ठीक है। लेकिन जीवन चरित्र को अगर किसी ने उसी रोचक ढंग से लिखा है तो एक उसके जीवन का उपन्यास है वो, ठीक है। तो अभी एक बात आई थी दिमाग में, मैं भूल गया, तो आपको मैंने बताया, वही आप देख लीजिए, यही नियम सभी विधाओं के लिए है, रिपोर्टाज के लिए, वो यात्रा संस्मरण के लिए, या जीवनी आत्मकथा, उस पर हम लोग फिर एक दिन विचार करेंगे। अभी आपके और कक्षाएं लगेंगी, उनमें मौका मिलेगा, मैं अभी उस बारे में नहीं बोल सकता, अभी कक्षा चल रही है। तो ठाकुर का कुआं हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, एक दो कहानी के बारे में, ठीक है। तो ठाकुर का कुआं जो जोखू है, एक दलित दंपति है, जोखू और गंगी। इस कहानी में दो ही पात्र हैं और एक है ठाकुर।
ठीक है, और गौण पात्र एक दो हैं, ठीक है। तो गंगू, ये जोखू पति है, गंगी उसकी पत्नी है। जोखू कई दिनों से बीमार है और प्यास से तड़प रहा है। कहानी सीधे सीधे एकदम नाटकीय ढंग से कहानी शुरू होती है। हाँ, जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। सीधे सीधे एकदम विषय प्रवेश, एक झटके से, ठीक है। तो जोखू बीमार है क्या है वो लेखक नहीं बोल रहा है। जोखू पानी पी रहा है, बदबू आई। बाद में कुछ घटनाओं के बाद में, मतलब एक दो अनुच्छेद के बाद में लेखक बोलता है कि जोखू कई दिनों से बीमार है, लेकिन पहले नहीं बोलता है। तो एक तरह से जिसको सस्पेंस बोलते हैं ना, हाँ, एक सस्पेंस रख देता है लेखक कि कहानी के बारे में एक उत्सुकता जागती है। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया, बदबू आई, और शीर्षक है ठाकुर का कुआं। तो दोनों को मिलाने से स्पष्ट पता चल जाता है कि बदबूदार पानी वो पी रहा है, पानी नहीं मिल रहा है उसको, अच्छा पानी। तो उसने लगाया मुंह से, बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। अच्छा, यहाँ जो संवाद है, ये तू बोलता है, जोखू पत्नी को तू बोलता है। तो इस तू में कितना प्यार है, कितना लगाव है, ठीक है। और उनका जो सामाजिक स्थिति उनकी जो है, ये तू शब्द से सारी बातें उजागर हो जाती हैं। अनपढ़ हैं, ठीक है, कमजोर वर्ग के हैं, आर्थिक कमजोर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और पानी, सड़ा हुआ पानी पीने को मजबूर है। इसका मतलब है उनके पास पानी का स्रोत, अच्छे पानी का स्रोत उनके हाथ के पास नहीं है। तो उसके बाद एक ही ये दो वाक्यों के बाद फिर लेखक अपनी ओर से बोलता है, गंगी रोज भर लाया करती थी पानी शाम को, कुआं कुछ दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, आज पानी में बदबू कैसी। कल पानी लाई तो ठीक था, आज बदबू उसमें कैसे आ गई। इसका मतलब है वो उस कुएं में कोई जानवर पड़ के मर गया होगा, तो उस समय पता नहीं चला वो उसका जीवाणु। अब जीवाणु के बारे में ये जानती नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर उनमें आपस में बातचीत होती है। मैं संक्षेप में मुंह से ही बोल देता हूँ। तो पति पत्नी में बातचीत होती है। पति बीमार है कई दिनों से, उसको प्यास लगी है, तो फिर वो बोलती है कि मैं अभी लेके, मैं तो वो लड़की बोलती है, पत्नी बोलती है, कल तो पानी लाई थी अच्छा था, आज कैसे बदबू आ गया इसमें, ठीक है ना। तो वो क्या करती है, बोलती है कि मैं पानी जाके ले आती हूँ, उसको मत पियो। तो वो बोलता है कि कहाँ से लाएगी, हाँ अभी रात हो गई, अभी कहाँ से लाएगी, इतनी दूर कहाँ जाएगी तू। उनके लिए जो कुआं था वो काफ़ी दूर था। तो पत्नी बोलती है कि ये ठाकुर का और साहू का दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी नहीं लेने देंगे। हाँ मुंडली, हाँ हाँ कहते डाकिली तो सुन लो ना। आओ 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 आओ। तो ठीक है ना। तब मतलब ये कितनी आशावादी है पत्नी, हिम्मत वाली है। इससे पता चल जाता है कि पत्नी हिम्मत वाली है। जैसे होरी और
क्या नाम है, धनिया। धनिया हिम्मत वाली है, और जो होरी जो है दब्बू है। यहाँ भी वही हाल है, जोकू थोड़ा दब्बू है और गंगी हिम्मत वाली है। बोलती है क्या मैं एक लोटा पानी लेने से मना करेंगे? तो फिर वो समझा देता है कि तेरे तू जाएगी और हाथ पांव तुड़वा के आ जाएगी। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, ठीक है। तो मतलब जुर्माना हो जाएगा, और ठाकुर के पास जाएगी तो वो डंडे मारेगा और हाथ पर तुड़वा लेगी। रहने दे, वही पानी दे दे, मैं पी लेता हूँ नाक बंद करके। लेकिन पत्नी सड़ा हुआ पानी नहीं देती है और बोलती है तू बैठ, मैं लाती हूँ पानी। बीमार है और बीमारी बढ़ जाएगी। तो लेखक यहाँ लिखता है कि गंदा पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, ये तो पता था, लेकिन गंदे पानी को उबाल देने से उसके कीटाणु मर जाएंगे, मतलब उसके बीमारी उसका जो वो खराबी उसकी जाती रहेगी, ये पता नहीं था। मतलब आम ग्रामीण जिस तरह का होता है शिक्षा के अभाव में, पानी को उबाल देने से उसका क्या होता है उसको पता नहीं है। मतलब वो लेखक अपनी ओर से ये बात बोलता है जिसको हम लोग आज की तारीख में दोष मानते हैं। यह जो बात है, ये बात सीधे सीधे दोनों के बातचीत के माध्यम से ये बात निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ लेखक प्रेमचंद क्या करते हैं, वो सीधे सीधे कथावाचक के रूप में, जिस तरह से प्राचीन काल में दादी माँ हमारे बचपन में नानी दादी कहानियाँ सुनाती थी, सीधे सीधे वो आया वो गया, उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा मार दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो अच्छा आदमी था, वो कैसे बर्दाश्त करता, ऐसे ऐसी बातें बोलकर सीधे सीधे जो ये करते हैं। उस तरह से उस समय का दौर वैसा था, 20वीं सदी के प्रथमार्ध में, हाँ शुरुआत में, कहाँ इतनी शैली कहाँ विकसित हुई थी। तो उस स्थिति में उन लोगों ने जो भी किया है बहुत बढ़िया लिखा है। तो गंगी फिर जाती है लेकर के गगरी, गगरी कौन, मिट्टी का घड़ा और रस्सी लेकर जाती है। ठाकुर का कुआं बगल में है, तो कुछ देर वो छुपकर मतलब पेड़ की ओट में, पेड़ की छाया में छुपकर खड़ी होती है। तो 2 महिलाएं आती हैं पानी लेने, तो ये छुप जाती है कि भाई पकड़ी जाएगी। तो इसका मतलब है 2 महिलाएं जो हैं किस वर्ग की हैं, किस वर्ग की होंगी? उच्च वर्ग की। उच्च वर्ग की होंगी, इसीलिए डर रही है, तो छुप गई। तो दोनों महिलाएं पानी खींचती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। तो यहाँ देखो पृष्ठ संख्या 13 पर, हाँ वो बातचीत करती हैं। तो कहते हैं, एक कहती है खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। घड़ा नहीं खरीदता है और ताजा पानी ले आओ हुक्म देता है। खाने के लिए बैठ गया, ताजा पानी चाहिए, जाके लेके आओ। किसके बारे में बोल रहा है ये महिला, किसके बारे में बोल रही है? अपने पति के बारे में। अपने पति के बारे में बोल रही है, पता चल जाता है। मतलब परोक्ष रूप से पति का नाम लिए बगैर, ठीक है। यहाँ कौन सी शक्ति है? शब्द शक्ति, हाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है, ठीक है। दूसरी बोलती है, फिर पहली बोलती है, हाँ यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ। जैसे हम लौंडिया ही तो हैं, ठीक है। तो पहली बोलती है, फिर दूसरी बोलती है, लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो।
और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान भी मानता। यहाँ तो काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। मुंह नहीं सीधा होता मतलब कौन बोलेगा? संतुष्टि नहीं कोई होती, खुश नहीं होता है, मन संतुष्टि नहीं नहीं होती होता किसी है। को। मतलब कोई शाबाश, तुम अच्छी हो, तुम बड़ी मेहनत करती हो, कोई नहीं बोलता। कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन उनका असंतोष बना ही रहता है। तो ये जो 3-4 संवाद हैं इस कहानी में, एक है गंगी, एक है जोकू, एक है ठाकुर, और ये 2 महिलाएं हैं। ये 2 महिलाएं उच्च वर्ग की हैं। तो यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से लेखक ने महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है। यहाँ गंगी पानी लेने जा गई है, चलो उसका पति बीमार है, वो लेने गई है। लेकिन ये सवर्ण स्त्रियां जो आई हैं पानी लेने के लिए, ये भी, इनकी भी स्थिति, नारी की स्थिति जो है समाज में लौंडियों जैसी है। लौंडिया मतलब दासी, दासी के तरह हैं। तो उनमें से जो विद्रोहिणी थोड़ी सी है, वो कहती है कि दूसरे के पास काम करती तो इससे और आराम से रहती। शादी नहीं करके अगर रहती, दूसरे के पास रहती तो बड़े आराम से रहती। यहाँ तो मर जाओ तब भी कोई, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ नारी विमर्श की बात आती है कि नारी चाहे सवर्ण हो चाहे दलित जाति में हो, ठीक है ना, उसकी स्थिति लौंडियों जैसी ही है। हरिजन स्त्री की स्थिति और भी अधिक भयंकर है, क्योंकि उसको मर्द के साथ साथ बराबर का काम करना पड़ता है और घर का सारा काम भी करना पड़ता है। सवर्णों में भी वैसा ही है, लेकिन सवर्णों में कहीं कहीं महिलाएं काम पर नहीं जाती हैं। किसी किसी समाज में यह चलन नहीं है, लेकिन अधिकांश संपूर्ण भारतीय समाज में महिलाएं पुरुष के बराबर काम करती हैं और घर का काम भी संभालती हैं। यहाँ तो क्या, मैंने नागालैंड मणिपुर में भी देखा, जो जनजातीय परिवेश है वहाँ भी वही स्थिति है। महिलाएं पहाड़ पर जाकर के खेती करती हैं, पुरुष भी जाता है, लेकिन घर आने के बाद घर का सारा काम महिलाओं पर होता है। जबकि उनका सांस्कृतिक मिलन इधर के, मतलब जो मुख्य भूमि है, यहाँ के समाज से उनका सांस्कृतिक मिलन नहीं हुआ है, बिल्कुल अलग थलग हैं। लेकिन नारी की स्थिति मुझे लगता है कि सिर्फ भारत नहीं, विदेशों में भी वही स्थिति है। महिला को उसके शारीरिक गठन और उसका जो मासिक धर्म के कारण वो कई दिनों तक नहीं जा पाती है काम पर। ये जो कुछ नैसर्गिक कारण हैं, इन कारणों के चलते महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मान लिया गया। तो घर में रहेगी तो काम करेगी, घर का काम पूरा तो कर। अब 3-4 दिन 5 दिन अगर वो काम पर नहीं जाएगी, घर पर रहेगी, तो इसलिए धीरे धीरे ये शायद मेरी समझ में महिलाओं को ये जो दोहरा जीवन, इसी से धीरे धीरे उसका उद्भव हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग लिख सकते हैं नारी विमर्श। हाँ मोनिका। जी सर। सर यहाँ जो इन औरतों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, लौंडिया शब्द, क्या इसका मतलब
दासी से है कि उनकी स्थिति बहुत गई गुजरी है? लौंडिया शब्द ऐसे मतलब किस नहीं किस तरह से? नहीं, लौंडिया शब्द जो है ना, ये देहाती शब्द है। जी। ठीक है, ये हम लोग जिस अर्थ से ले रहे हैं, ये आपका बोलना सही है। लौंडिया दासी या नौकरानी होगा। नहीं, लौंडिया शब्द में नौकरानी के साथ साथ जो शारीरिक संपर्क होता है, ठीक है, शारीरिक संपर्क मिला हुआ है। नौकरानी की स्थिति, नौकरानी नहीं, दासी। जी। नौकरानी अलग है, जी। दासी अलग है। नौकरानी स्वतंत्र होती है, दासी स्वतंत्र नहीं होती, वह जीवन भर के लिए बंधी हुई होती है। ठीक है, तो दासी जोड़ शारीरिक यौन संबंध मिला दीजिए तो वह लौंडिया हो गई। ठीक है सर, समझ गए। तो यह है, उसमें मतलब सीधे सीधे उसका अर्थ यह नहीं है। वही लक्षणा शक्ति से, हाँ, यहाँ व्यंजना शक्ति है, व्यंजना शक्ति से उसका अर्थ यही निकलता है कि शारीरिक संपर्क के साथ दासी का रूप जो है वो लौंडिया है। और सवर्ण स्त्रियां हो चाहे दलित स्त्रियां हो, पत्नी का जो स्थान है वो है सम्मानजनक ना होकर, बराबर का ना होकर, लौंडियों जैसी स्थिति है। थी, आजकल धीरे धीरे बदल रहा है, काफी बदल चुका है, लेकिन गांव देहातों में अभी भी वही स्थिति है। तो इसको आप लोग जब ठाकुर का कुआं के बारे में आप लिखेंगे तो एक टिप्पणी आ सकती है, ठाकुर का कुआं कहानी में नारी विमर्श या नारी चेतना, संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। आप लिख सकेंगे? जी सर। हाँ, मतलब गंगी को मिलाएंगे और साथ में ये जो 4 डायलॉग हैं, 4 संवाद हैं, इनको जरूर से आप उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, फिर वो दोनों महिलाएं पानी लेकर चली जाती हैं। फिर उसके बाद वो ठाकुर के उसमें दरवाजे पर ड्योढ़ी बोलते हैं ना, ड्योढ़ी समझते हैं? चौखट, घर का सामना, जो मंदिर का सिंहद्वार समझिए। हाँ, आजकल बैठक तो घर के अंदर होता है, तो जो मुख्य द्वार है वहाँ पर, ठीक है, बरामदा होगा वहाँ पर, उसको समझ लो, दरवाजे के सामने, उसको ड्योढ़ी बोलते हैं हिंदी में। तो वहाँ पर चर्चा चल रही थी, कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए थे, 5-6 लोग वहाँ डीगे हाँक रहे थे। वो ठाकुर बोल रहा था किस तरह से उसने मामला उसके नाम से था, उसने पुलिस वाले को चकमा दे करके कागज उड़ा लिए, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ जो है, जो क्या बोलते हैं, कूटनीतिक व्यवहार और सवर्णों में जो झूठ फरेब का परिवेश, फिर उसमें ये देखो चोरी करके भेड़, गडरिया, ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी, बाद को मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12वां मास जुआ होता है। तो ये जो पृष्ठ 13 पर जो तीसरा अनुच्छेद है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, पूरी कहानी पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें तत्कालीन समाज का, तत्कालीन क्या, आज का क्या, आज भी वही स्थिति है। जिनकी स्थिति अच्छी है वो दिन भर बैठ के जुआ खेलते हैं। हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में लोगों को, सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, ताश लेकर के जुआ चलता है। हाँ, पत्नी को बैठा देते हैं दुकान में, वो दुकान में बेचती है बैठ के, और ये पति बैठ के ताश पीटता है दिन भर, दादागिरी दिखाता है। ऐसे करते हैं लोग। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समाज की जो निम्न
वर्ग, दलित दलित जाति में आप ये जुआ नहीं देखेंगे, मैंने तो आज तक नहीं देखा। दलित जाति अपनी रोजी रोटी कमाने में ही लगा रहता है। लेकिन ये जो सवर्ण जातियां हैं, इनमें ये जुआ, चोरी चमारी, ये सब ज्यादा होता है। और चोरी चकारी, चमारी बोल दिया मैंने, चोरी चकारी एक युग्म शब्द है। तो सर दलित जाति भी ये सब करते हैं। हाँ, दलित जाति भी ये सब करते हैं, अब तो करते हैं, बहुत करते हैं। मैंने तो नहीं देखा, जुआ खेलते हुए नहीं देखा मैंने। चोरियां करते हैं, चोरी सभी करते हैं, दलित जाति भी करते हैं और ये भी करते हैं। और दलित जाति के नाम से ज्यादा मामले दर्ज हो जाते हैं। मतलब आजकल तो दर्ज नहीं होते क्योंकि कानून बहुत सख्त हो गए हैं, लेकिन बदनामी ये चोरी खुद कर लेते हैं और दलित जातियों के लोगों के नाम से मर देते हैं। इसका ये उसमें प्रेमचंद लिख रहे हैं, इसमें पृष्ठ संख्या 13 में, ठीक है। तो उसके बाद में फिर वो लोग चले जाते हैं और वो दरवाजा बंद कर लेता है ठाकुर। तब ये सोचती है कि मैदान साफ है, अभी मैं पानी लेने जा सकती हूँ। और झटके से वो जगत पर चढ़ती है, कुएं के जगत पर, हाँ, चढ़ करके और पानी गपा गप एकदम लपक लपक के पानी निकाल लेती है जल्दी से। तब तक जो सुनसान परिवेश था उसमें थोड़ी सी कुछ आवाज शायद हुई, तो ठाकुर फिर दरवाजा खोलता है। आवाज के कारण खोला या खुद और किसी कारण से खोला, तो जब ये इसने देखा कि ठाकुर का दरवाजा खुल गया, तब ये घबरा जाती है और इसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। रस्सी छूट जाती है तो घड़ा गप गपा कर पानी में गिर जाता है, रस्सी भी छूट जाती है और ये बड़ी आवाज होती है पानी में। जब बाल्टी घड़ा गिरता है तब वो ठाकुर को आवाज जोर से सुनाई देती है, कौन है उधर कुएं पर, चिल्लाता है। तो ये कूद कर जल्दीबाजी में भाग जाती है और इतने में इस बीच काफी समय बीत गया होता है, क्योंकि वो आई, इंतजार की, अंधेरे में खड़ी रही उपयुक्त मौके की तलाश में। तो वो जो पति बीमार है, प्यास में, कितनी देर तक वो बर्दाश्त करता। तो ये जाती है, देखती है कि जोखू वही गंदे पानी को, हाँ, लोटे को मुंह से लगा रखा है। तो कहानी शुरू होती है लोटे को मुंह से लगाने से, कहानी खत्म होती है वही गंदे पानी के लोटे को मुंह से लगाने से। तो ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही मार्मिक है कि अंततः उसको अच्छा पानी नहीं मिलता, बीमार हालत में भी उसको अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में एक इंसान किस तरह से जिएगा। तो एक तरह से बहुत एक मानवता की त्रासदी जो है उस पर कड़ा प्रहार किया है प्रेमचंद ने। एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक घृणा को बर्दाश्त करते हुए किस तरह से जी सकता है। तो इसलिए उनके मन में बहुत बड़ा कष्ट भी होता है, उच्च वर्ण के बारे में आक्रोश भी होता है, ठीक है। कानून व्यवस्था को न मानने की एक प्रवृत्ति भी आ जाती है, अपने आप आ जाएगी। विरोध, एक क्या कहते हैं उसको, विद्रोह की भावना उसके मन में जरूर पनपेगी। और जिसके कारण जो कभी कभी संघर्ष होते हैं, दलित सवर्ण संघर्ष होते हैं, वो उसी का नतीजा है। लेकिन आधुनिक ये समझो कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध प्रथमार्ध तक 1970-80 तक दलित जातियों के लिए कड़े कानून नहीं बने थे और दलित जातियों पर सवर्ण हमेशा भारी पड़ते थे।
एक नाटक है, आपने सफदर हाशमी का नाटक सुना है? सफदर हाशमी का नाम सुना है? सफदर हाशमी जिन्होंने नुक्कड़ नाटक लिखे हैं, औरत नाटक, उनका औरत नाटक आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है, MSD 4 में आप पढ़ेंगे, समझ गए? तो MSD 4 में औरत नाटक है सफदर हाशमी, उनका एक नाटक है। वहाँ वो दलित आदमी जाता है थाने में रपट लिखाने के लिए, उसकी हत्या हो गई है उसके किसी रिश्तेदार की, पति की पत्नी की, किसी की, तो रपट लिखाने जाता है। तो थानेदार बोलता है, वो बोलता है साहब हत्या हो गई। तो बोलता है हाँ किसकी? ना एक इंसान की हत्या हो गई। तो बोला हत्या इंसान की ही होती है, भेड़ बकरी या साग तरकारी की हत्या थोड़ी ही होती है, समझ रहे हैं? भेड़ बकरी और साग तरकारी, हम सब्जियां रोज काटते हैं, उसको हत्या नहीं कहा जाता। तो वो थानेदार इस तरह से करके हड़काता है इन लोगों को। तो ये हो गया। अभी और एक कहानी और ले लेते हैं 20-25 मिनट में। यशपाल, अच्छा कुत्ते की पूंछ न लेकर भोलाराम का जीव ले लेते हैं, व्यंग्य कहानी। हाँ, व्यंग्य कहानी ये आपके खंड 6 में है, खंड 6 में है। ये हरिशंकर परसाई की लिखी हुई कहानी है। इसमें पात्रों के नाम आप देख लेना, ठीक है? मैं कहानी का सारांश बताता हूँ। एक चपरासी है, किसी कार्यालय में सरकारी नौकरी पर था। वह किसी नाले के पास छोटी सी झोपड़ी में रहता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन भोलाराम, हाँ, भोलाराम, भोलाराम का जीवा उसके नाम पर ही तो कहानी का नाम है। तो भोलाराम जो है वो है चपरासी है, उसकी मौत हो जाती है। तो कहानी कैसे शुरू होती है? यमराज बोलते हैं अरे तू क्या हो गया, इतनी देर हो गई, एक जीव आज तक इतने दिन हो गए वो देवदूत गया है, लेकिन आज तक उसके जीव को लेकर नहीं पहुंचा, उसका विचार करना है। तो हिंदू मान्यताएं हैं, उसके आधार पर यह कहानी लिखी हुई है। एक हास्य प्रधान और व्यंग्यात्मक कहानी है। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो फिर ये बोलते हैं क्या, वो जो रजिस्टर लिखते हैं, क्या नाम, चित्रगुप्त सामने बैठे हैं। तो वो खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद कर देते हैं कि मक्खी चपेट में आ गई। मतलब वो ढूंढते हैं भोलाराम के बारे में, लेकिन वो बोलते हैं मतलब खींच कर जोर से बंद कर देते हैं, मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोलते हैं महाराज रिकॉर्ड तो ठीक है, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां तक नहीं पहुंचा। ठीक है, यमराज ने जब पूछा तब इन्होंने रजिस्टर देखा, रजिस्टर में सब रिकॉर्ड ठीक लगा लिखा हुआ है। यमदूत जाकर के उसके जीव को पकड़ा भी और लेके वहां से रवाना भी हुआ स्वर्ग के लिए, लेकिन अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? 5 दिन हो गए। धर्मराज ने पूछा वो दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है, मतलब जीव भी लापता है और वह देवदूत यमदूत है वो भी लापता है। तो अभी वो यमदूत है वो बदहवास सा आता है और बोलता है कि हाँ महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हम क्या करें? वो जीव जो है वो उसको मैं लेकर चला, लेकिन वो रास्ते में
मुझे चकमा देकर कहीं भाग गया। मैं उसको ढूंढता रहा, तीनों लोकों में ढूंढता रहा इतने दिनों तक, कहीं उसको मैं ढूंढ नहीं पाया। ठीक है ना। तो यमदूत हाथ जोड़कर बोलता है, निधान मैं कैसे बताऊं, आज तक धोखा नहीं खाया था मैं, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। ठीक है, पृष्ठ संख्या 28 पर जो आपका हिंदी कहानी विविधा। ठीक है, तो धर्मराज बोले क्रोध से, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली से आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। तो दूत सर झुकाकर बोलता है, महाराज मैं बिल्कुल बहुत सावधान था, लेकिन इस बार तो अच्छे अच्छे वकील भी मेरे हाथ से नहीं छूट पाए। अब वकीलों का जिक्र करते हैं, मतलब वकील ज्यादा सयाने होते हैं, अच्छे अच्छे वकील भी मेरे हाथ से नहीं छूट पाए, लेकिन ये तो आज इंद्रजाल ही हो गया कुछ। तो इस तरह से वो आपस में बात करते हैं। तो फिर वहाँ नारद मुनि घूमते घामते आते हैं। तो नारद मुनि यमराज को चिंतित देखकर पूछते हैं कि भाई क्या बात है, आज आप विमर्श क्यों हैं। तो सारी कहानी ये बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, थोड़ा पता लगाइए। ठीक है, ये ऐसा अगर होने लगा तो फिर ये कर्म मृत्यु जन्म मृत्यु ये जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है हमारी, वो संपूर्ण व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। कोई और मानेगा नहीं, धर्म कर्म को कोई मानेगा ही नहीं, स्वर्ग नरक को कोई नहीं मानेगा, तभी चकमा देने लगेंगे। तो इस तरह से फिर नारद मुनि वहां से जाते हैं, उसको वो बताते हैं। हाँ, ये चित्रगुप्त बताते हैं, देखो वो चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं, वो रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। हाँ, पार्सल से फल गायब हो जाते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। हौजरी समझते हैं? जी सर। क्या? ये गंजी बनियान वाला जो कपड़ा होता है उसको हौजरी बोलते हैं। हाँ, वो हौजरी मोजा, बनियान मोजा ये जो बनाने वाले होते हैं जी, उनके कारखाने, तो उन कारखानों के जो माल भेजते हैं वो लोग कारखाने वाले व्यापारी के पास, तो रास्ते में रेलवे वाले उसको उड़ा लेते हैं। वो मोजे वो रेलवे अफसर पहनते हैं, मतलब चोरी करके। ठीक है, मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। आपने देखा है कभी? जानते हो सर, मेरे पापा रेलवे में ही थे। पता है। बहुत नजदीकी से देखा है। कैसे चोरियां होती है, आपने देखी कभी? जी सर, जानती हूँ। कोयले की चोरी बहुत देखी है। कोयले की चोरी। कोयले की चोरी, कोयला तो मामूली चीज है। वो तो निचले तबके जो गरीब लोग करते हैं कोयले की चोरी। कोयले की चोरी की बहुत होती है सर, मतलब उसमें तो डिब्बे काट दिए जाते हैं और बहुत आराम से होती है, वो पता नहीं लगता है। हाँ, बहुत ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे पनीर, खोआ, ये सब भी गायब हो जाता है। हाँ, तो ये मतलब जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक समाज में कैसा समाज चल रहा है, उसका खाका ये परोक्ष रूप से एक आध्यात्मिक कहानी के रूप में, हाँ, वो व्यंग्यात्मक शैली में उन्होंने वर्तमान की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो ये जो है उसमें ये भी आता है, ओवरसियर हैं, वो मजदूरों की हाजिरी लगाकर पैसे हड़प लेते हैं। हाँ, और ठेकेदार हैं जो पूरे पैसे लेकर रद्दी सामान से
इमारतें बनाते हैं वो भरभरा कर गिर जाता है। अभी बिहार में जो पुल टूटा, हाँ, आप लोगों ने सुना होगा ना समाचार। जी वो सर। बनकर 1-2 महीना हुआ कि नहीं, वो टूट गया भरभरा कर। तो ये सारा जो चीज है ये इसमें वर्णन करते हैं। तो नारद ने पूछा कि भाई वो चकमा क्यों दे गया, कहीं उनको उसको इनकम टैक्स वालों ने तो रोक नहीं रखा होगा। इनकम टैक्स जैसे ईडी वाले, ईडी का समन आता है, फिर उसके खिलाफ जो शिकायत होती है, वो उसका प्रमाण मिलता है तो वो अरेस्ट करके वहीं के वहीं उसको रोक लेते हैं और वापस नहीं जाने देते हैं। अरेस्ट हो गया और फिर विचार होता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो उसी तरह से ये बोलते हैं कि कहीं इनकम टैक्स का तो उस पर वो नहीं है, इनकम टैक्स वालों ने रोक लिया होगा। तो चित्रगुप्त बोलते हैं इनकम होती तो इनकम टैक्स होता, वो तो भूखमरा था, उसकी कोई कमाई ही नहीं थी, तो कमाई इनकम टैक्स कहाँ से आएगा। तो चित्रगुप्त ये नारद बोलते हैं कि भाई इसका नाम पता बताओ। तो चित्रगुप्त रजिस्टर देकर बोलते भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के 1 लड़की, उम्र लगभग 60, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसको निकालना चाहता था। ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो वो कहीं उसके परिवार को उसने निकाल दिया होगा तो उसका परिवार वहां नहीं मिलेगा, आपको बहुत काफी ढूंढना पड़ेगा। तो ये नारद जी जाते हैं मर्त्यलोक में भोला राम के जीव की तलाश में। तो वहां मोहल्ले में पहुंचते हैं तो वहां माँ बेटी दहाड़े मार मार कर 5 दिन के बाद भी वो रो रही हैं। तो वो रोने की आवाज़ से इन्हें बड़ी आसानी हुई, उन्होंने समझ लिया कि यही घर होगा। तो जब ये जाते हैं तो वो भोलाराम की पत्नी बाहर आकर कहती है, हाँ आगे जाओ आगे। हाँ, ये नारायण नारायण कहने लगते हैं तो वो निकल कर कह दिया आगे जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ लाले पड़े हुए हैं दाने के और अब हम क्या देंगे। तब ये भोलाराम ये नारद कहते हैं कि माता मैं भिक्षा के लिए नहीं आया, मुझे कुछ भोलाराम के बारे में पूछनी है बातें। तो पूछता है कि भोलाराम को क्या बीमारी थी। तो बोलती है क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। बीमारी कुछ नहीं थी, गरीबी उसकी बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे। पेंशन पर बैठे ये एक मुहावरा है, मतलब सेवानिवृत्त। पेंशन के ऊपर निर्भर थे। पेंशन तो मिला ही नहीं है उनको। हाँ मिला नहीं, सॉरी, हाँ सर मिला नहीं। पेंशन पर बैठे, इसका मतलब है पेंशन की आस लगाए बैठे हैं, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, वहां से या तो जवाब नहीं आता था और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। मेरे सारे गहने हम बेचकर खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है ना। तो इस तरह से बातचीत होती है। तो वो बोलते हैं कि भाई अच्छा ठीक है। तो भोलाराम का जीव तो वहाँ नहीं मिला, तो वो सोचते हैं चलो, वो पत्नी अनुरोध करती है कि आप तो मुनि हैं, आप थोड़ा कोशिश कीजिए ना, हम लोग कैसे जिएंगे, परोपकार आपका धर्म है। तो नारद जी सोचते हैं कि चलो इनकी थोड़ी सी सहायता कर देते हैं। तो उनके कार्यालय का पता वगैरह पूछकर वो कार्यालय में जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वो एक बाबू उस बाबू के पास, उस बाबू के पास ऐसे भेजते रहते हैं और उसको कई दिनों तक इस तरह से वो दौड़ाते हैं। तब एक दिन ये फिर गए तो वो जो चपरासी खड़ा रहता है सामने, भोलाराम तो उसका दोस्त था ना, तो वो चपरासी को उस पर दया आती है और वो उसको बुलाकर बोलता है
मुनिवर, आप इस तरह से कई सालों तक चक्कर लगाएंगे तब भी नहीं होगा काम। तो वो बोलता है कि फिर नारद जी बोलते हैं कैसे हो सकता है, कुछ तो बताओ। तो बोलता है वहाँ जो बाबू बैठे हैं आप उनके पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बड़े बाबू, तो वो जाते हैं उनके पास, तो वो देखते हैं ऊपर से नीचे तक और उनको समझ जाते हैं बड़े बाबू थोड़ा ज़्यादा होशियार हैं। अब रिश्वत के लिए ही तो बात रुकी हुई है, रिश्वत नहीं दी है किसी ने। तो ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप मुनि ऋषि हैं, आपको हम कैसे समझाएं। भोलाराम का जो कागज है वह उड़ रहा है। तो ये बोलते हैं कि भाई क्यों उड़ रहा है। भोलाराम ने उस पर वजन नहीं रखा, रिश्वत वजन नहीं रखा, इसलिए वो कागज हवा में उड़ जाता है। तो वो बोले कि फिर भाई आप एक यहाँ तो कितने सारे पेपर वेट रखे हुए हैं, आप उसमें से एक उस पर रख दीजिए। तो बोले आप तो सन्यासी हैं, आप कहाँ समझ पाएंगे, आप बैठिए बैठिए, वजन ऐसे नहीं रखा जाता। जैसे आपकी है वीणा है, अब वो समझ जाते हैं कि ये तो पैसे तो नहीं देगा, भिखारी है। तो बोलते हैं कि ये जो जैसे आपकी ये वीणा है, आप इस वीणा का वजन उस फाइल के ऊपर रख सकते हैं, तो क्या होगा, वो कागज उड़ेगा नहीं और आपका काम हो जाएगा। बड़ा सुंदर है, इसमें बहुत मधुर आवाज आती है, मेरी बेटी संगीत सीखती है, उसके काम आएगा। तो नारद जी बड़े दुखी होते हैं और वो वीणा दे देते हैं उसको। ठीक है, ये वीणा का वजन उस पर रखने से उसका काम हो जाएगा ना। बोले हाँ हाँ जरूर हो जाएगा। तब वो वीणा दे देते हैं और उसका भोलाराम की फाइल खुलती है। ठीक है, वो फाइल मंगा कर खोलते हैं। तो जैसे ही फाइल खोलते हैं तो फाइल के अंदर से एक आवाज आती है, अरे कौन है, हमारा नाम कौन पुकार रहा है, क्या हमारा पेंशन हो गया, क्या पेंशन की चिट्ठी आई है क्या, समझ रहे हैं। तो ये एक प्रतीकात्मक ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से और बड़े ही सशक्त तरीके से हरिशंकर परसाई जी ने कटाक्ष किया है। ये स्वतंत्र भारत में जो हमें स्वतंत्रता मिली, वह किस तरह की स्वतंत्रता है। जो अंग्रेज लूटते थे, अब भारतीय, उनकी जगह भारतीय लोग बैठे हैं, काले लोग बैठे हैं, वे उनसे भी ज्यादा अत्याचार अपने ही लोगों पर कर रहे हैं। यह है सारांश। जो भ्रष्टाचार, देखो ये इस कहानी का जो प्रतिपाद्य है, वह प्रतिपाद्य है, शैली जो है वो व्यंग्यात्मक है और हास्य प्रधान है। हाँ, और ये लोग पता नहीं व्हाट्सएप में क्यों फोन करते हैं, व्हाट्सएप को खोलने में 5 मिनट लग जाता है, तब तक फोन कट जाता है। हाँ जी, कौन है, कौन बोल रहे हैं। तो ये जो आधुनिक भारत में, स्वाधीन भारत में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया हुआ है। इसमें ठेकेदार की बात आती है, रेलवे के अफसर कैसे उड़ा देते हैं, कैसे डिब्बे के डिब्बे कट जाते हैं, होजियरी की वो, ठीक है ना, पुल मकान कैसे वो होता है, नेता ओवरशियर किस तरह से मजदूरों का उड़ा लेते हैं, ठीक है ना।
पेंशन, एक आदमी मर गया फिर भी उसको उसके जो मेहनताना उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये इसका मुख्य प्रतिपाद्य है भ्रष्टाचार, और दूसरा प्रतिपाद्य है आजादी के बाद की जो हमारी स्थिति, ठीक है ना। तो ये है इसका प्रतिपाद्य, समझ में आ रहा है? जी सर। और भोलाराम का जीव जो है ये एक आध्यात्मिक कहानी के जो हमारी परंपरा है, मृत्यु के बाद यमराज विचार करते हैं, वो यमदूत आते हैं, ले जाते हैं, और वो चित्रगुप्त बैठकर वो सबका कर्म का लेखा जोखा रखते हैं, वो पढ़कर सुनाते हैं, विचार होता है। यह है जो क्या वो आलम्बन, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने के लिए कहानी का आलम्बन जो है एक पौराणिक व्यवस्था को आलम्बन के रूप में लिया गया है। आलम्बन समझते हैं ना, जिसके माध्यम से हम छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी के माध्यम से, तो सीढ़ी हो गया आलम्बन। आप अलंकार में उपमा अलंकार, हाँ ठीक है ना, आलम्बन समझते हैं ना, उस अभी बताना संभव नहीं है। आलम्बन मतलब जिसका सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से ये एक पौराणिक आख्यायिका जो है, आख्यायिका तो नहीं है, आख्यायिका मतलब है कहानी, पौराणिक व्यवस्था, जन्म मृत्यु के बारे में जो प्रावधान पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है, उस व्यवस्था को आलंबन बनाकर लेखक ने स्वाधीन भारत के समाज में और प्रशासन में परिव्याप्त जो भ्रष्टाचार की चरम स्थिति, उसको उजागर करना चाहते हैं, और बड़े सशक्त ढंग से उन्होंने उजागर किया है। ठीक है, तो ये जो हरिशंकर परसाई और ये जो मैंने बताया प्रेमचंद का तो आपके पास है। हरिशंकर परसाई का परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में मैं फोटो उठाकर भेज दूंगा, मैंने संग्रह किया हुआ है, फोटो उठाकर मैं डाल दूंगा किसमें, ग्रुप में, ठीक है। और यशपाल की कहानी भी आज पढ़ते हैं, लेकिन समय नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं शुरू में उसमें लग गया, ये जो तत्वों के, हाँ, कहानी और उपन्यास के तत्वों के बारे में बताया। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने नोट किया होगा, जो भी नोट्स बनाते हैं उसको पूरा विस्तार से, उसको बढ़िया से नोट्स बनाइए, संक्षेप को उसको ग्रुप में डाला कीजिए, ठीक है। और कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, 2-3 मिनट और हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन मुझे तभी फ़ोन करें जब बहुत समस्या बहुत जटिल हो। लेकिन जो भी आपको प्रश्न पूछने हैं, या ग्रुप में बहुत, आपने देखा है कितना बड़ा ग्रुप है, तो सभी विद्यार्थी आपस में बातचीत करके मैंने देखा है कि हर समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है, मुझे बोलना नहीं पड़ता है। लेकिन अलग से फ़ोन करते हैं या मुझे मैसेज लिख देते हैं तो मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ, और झुंझलाहट होती है, क्योंकि मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त रहता हूँ। तो उस समय मेरा उत्तर जो होगा आपको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए अधिकांश समस्याएं ग्रुप में ही समाधान कीजिए। और कोई अगर वैसी बात आती है जो बहुत ही जटिल हो, ग्रुप में अगर समाधान नहीं होता है, मैं देखता रहता हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं इसका उत्तर सही नहीं जा रहा है, या इस बच्ची का प्रश्न का समाधान नहीं हो पा रहा है, तब मैं बोलता हूँ। हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन के बाद दूं, लेकिन देता हूँ। मैं किसी बात को अनसुलझा नहीं छोड़ता। तो ठीक है, इस बार के लिए मेरी कक्षाएं समाप्त हो गई, और कल से डॉक्टर
लक्ष्मीधर दास आपका MSD 4 की कक्षाएं लेंगे। मैं थोड़ा आप लोगों से सीधे सीधे ये करता हूँ, वो थोड़ा मतलब रिजर्व किस्म के बच्चे सर हैं। हाँ 10 मार्क के लिए कितना पेज लिखना है? हाँ 10 मार्क के लिए कितना पेज लिखना है? अरे तुम लोग कितनी बार पूछती हो? मैंने कहा था हर 250, हर 5 नंबर के लिए 250 शब्द, उसके हिसाब से हिसाब लगा लो। 10 नंबर के लिए 500 शब्द, 15 नंबर के लिए 750, 20 अंक हैं तो 1000 शब्द, तो आसपास 100, 200, 100, 150 इधर उधर, ठीक है। लेकिन 5 अंकों के लिए 250 की जगह आप लिखोगे 50, 100 शब्द लिखोगे तो होगा क्या? ठीक है ना? तो पृष्ठों के हिसाब से देखें तो सर आप अपना नंबर देने वाले थे। मैंने दे दिया मैसेज में, इसमें चैट बॉक्स में दिया है, नहीं देखा? 7008182570 चैट बॉक्स में दिया ना बेटा। ठीक है, अच्छा समाप्त करते हैं। जय हिंद। जी सर नमस्ते। सहयोग करना कल से। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, बाय। बाद में जो टीचर पढ़ाएंगे उनसे सहयोग करना बेटा। जी जी सर। सर। ठीक है, हाँ कोई समस्या होती है तो मुझे ग्रुप में लिखना, मैं जी उनको सर। बता जी सर। दूंगा। ठीक है, हाँ खुश रहो, समय पर जुड़ते रहो। जी सर। धन्यवाद सर। ये लोग